हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से घटना चक्र की सीरीज को कम्प्लीटली कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम। और आज हम पढ़ेंगे उसमें स्वराज पार्टी का गठन, कैसे स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में, और फिर वो किस किस उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं और आगे कैसे गांधीवादी युग में आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल सॉल्यूशन किया जाता है, यानी एक प्लेटफॉर्म पे सभी समस्याओं का समाधान। जो आपकी आगामी परीक्षा है पीसीएस, यूपी पीसीएस की, यूपीएससी, एमपी पीसीएस, आरओ आरओ के लिए कंप्लीटली यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। दृष्टि आईएएस की, ध्येय आईएएस की, और प्रीवियस ईयर पेपर के भी 10 सालों की सीरीज को कंप्लीटली चलाया जा रहा है। साथ ही साथ घटना चक्र की कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है। और इसकी अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाली वीडियोज़ के लिंक में लगा हुआ है वहाँ पे, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और आज हमारा टॉपिक रहेगा स्वराज पार्टी का गठन। तो देखते हैं, वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार तो बहिष्कार कर दिया और 1920 के चुनाव में भाग भी नहीं लिया, अर्थात कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वहीं असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश में वातावरण के एक अजीब निराशा, जो देश का एक वातावरण हो गया था कि असहयोग आंदोलन वापस हो गया, गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए, ऐसी एक निराशा का माहौल हो गया था। और ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास यानी चित्तरंजन दास जी ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। और वो विचारधारा क्या थी कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया कि मतलब हम सदन में जाएंगे, वहाँ पे अंग्रेजों के कुछ विधेयक या बिल को हम रोकेंगे, पास नहीं होने देंगे, इस तरीके की चीज़ों से हम लड़ाई लड़ेंगे। और 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता स्वयं सीआर दास जी कर रहे थे, बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। और खुद सीआर दास जी, जो इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे गया यानी बिहार में, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता त्यागपत्र दे दिया। और 1923 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। और इस पार्टी का जो मुख्य एम रखा उद्देश्य कि चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था, यानी उनके प्रावधानों का उल्लंघन करना था। वहीं सीआर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। हालांकि श्रीनिवास आयंगर, जो कि मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, एनसी केलकर, जो स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे, और ये सब भी लोग इसी में शामिल थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानसभा का असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इन लोगों की। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता था। देशबंधु का मतलब होता था फ्रेंड ऑफ द नेशन, यानी कि हमारे राष्ट्र का एक मित्र। जिस प्रकार हम राष्ट्र के पिता को महात्मा गांधी को देते हैं राष्ट्रपिता, उसी तरीके से एक राष्ट्र का दोस्त जो होता है वो देश का बंधु होता है। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। यानी अलीपुर में जो बमकांड हुआ था उसमें अरविंद घोष को जो जेल हो रही थी, उस समय इन्होंने सबसे बड़ी अपनी जो एक उपलब्धि हासिल की कि इन्होंने इसका बचाव किया। और इन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यानी कि जो संपन्न वर्ग है उनके लिए ही नहीं होना चाहिए। और 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। और मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे। साथ ही साथ इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना की थी 1915 में। तो आइए इस पर हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो क्या कारण थे? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेने पर स्वराज पार्टी के माध्यम से जो है कि चुनाव लड़ना था, या यूँ कहें कि अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना था, तो यह भी सही हो सकता है। काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, यह भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, यह भी एक तरीके से देख सकते हो कि लगातार ब्रिटिश सरकार दमन कर रही थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, और भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, तो यह बात भी यहाँ पे सही है। तो आइए हम इसके उत्तर को देख लेते हैं कि उसका उत्तर क्या माना गया है आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे बी हो रहा है, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। यानी 1 और 2 का मतलब हो गया पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा इन्होंने इग्नोर कर दिया है आंसर को। तो देख लेते हैं क्या आंसर है, पढ़ते हैं यहाँ पे
कि वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था। 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल हो गया। ऐसी स्थिति में नेहरू और सी आर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया और जिसमें कहा कि हम विधानमंडल में प्रवेश करके अंदर से लड़ाई लड़ेंगे और 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल पहुंचने की योजना बनाई गई। और 1 जनवरी 1923 को इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जिसमें स्वयं ही जो है कि अध्यक्ष बने थे। मोतीलाल नेहरू जी जो है कि उसके सचिव थे और सी आर दास जी उसमें अध्यक्ष बने थे और इस तरीके से वो आगे काम कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो सी आर दास ने। और इन्होंने जो त्यागपत्र दिया था दोस्तों, वो 1922 के अधिनियम जो अधिवेशन कहाँ हो रहा था, गया यानी कि बिहार में हो रहा था। ये स्वयं वहाँ पे अध्यक्ष थे, तो वहीं से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और अगला पार्टी है, प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। किसकी असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, जो कि 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा कांड की वजह से। और बाद में फिर क्या होता है कि जनवरी 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसका गठन किया। हालांकि सी आर दास इसके अध्यक्ष बनते हैं, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनते हैं। और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद हुई? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर से वही प्रश्न रिपीट है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो यहाँ पे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसने की? आप देख सकते हैं लगातार एक ही प्रश्न को अलग अलग भाषा, अलग अलग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी इसकी स्थापना। और अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे कि सी आर दास की पार्टी मतलब स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है कौन? सुभाष चंद्र बोस थे? नहीं, सी आर दास थे। ये तो सही है। आगे देख लेते हैं क्या कूट में है इसके आंसर। तो हम लोग देखते हैं कूट के अनुसार, जी बिल्कुल कूट में है। जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू ये थे। तो 2 और 4 होने के साथ हम कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो स्वराज पार्टी उसका नाम रखा गया था। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फिर वही प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू और स्वराज दल के नेता थे और निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो श्रीनिवास आयंगर जी भी थे, विट्ठल भाई पटेल भी थे, चित्तरंजन दास भी थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी इससे संबंधित नहीं थे। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया और जिसके बाद सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास आयंगर जो कि मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, वो इससे संबंधित थे। और एनसी केलकर भी स्वराज दल के एक प्रमुख नेता थे और इनकी जो प्रमुख सफलता थी 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानसभा असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना, जो कि इनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? तो सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, एनसी केलकर थे, लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद ये इससे संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसका नाम था, इसका गठन जनवरी 23 में किया गया और सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने इसको मिलकर किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष बन जाते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बन जाते हैं। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। और मद्रास में कौन थे? इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अभी हमने 2-4 प्रश्न पहले ही इसको सॉल्व किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो लखनऊ समझौते की बात करेंगे तो ये 1916 में हुआ। स्वराज दल की स्थापना की बात करेंगे तो 1923 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि आपका कब हुआ? 1919 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई थी 1 अगस्त को। तो अब आप इस आधार पे देखेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 2 आएगा। तो 1 3 4 2 यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। मैंने सभी घटनाक्रम की ईयर भी बता दिए। अगला प्रश्न है,
स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है कि केंद्रीय विधानसभा में M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इसका समर्थन किया था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है। कैसे किया था तो देखते हैं। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई और इन्हें मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत भी मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी और अच्छी सफलता मिली। फिर मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिल पाई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी और व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध था? तो चित्तरंजन दास जी जो है कि देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनको देशबंधु के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता था फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास ने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की थी, वापस आके बैरिस्टर बने भारत में। सबसे बड़ी सफलता जो थी वो थी अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव कर लेना, ये इनकी एक सबसे बड़ी सफलता थी। और 16 प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये जो प्रसिद्ध सूत्र था ये किसने दिया था फॉर्मूला? तो CR दास ने दिया था, चित्तरंजन दास जी ने कहा था इस चीज़ को। और 17 प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन कर लिया था? तो इनकी निंदा करने के बाद जो है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन, ध्यान दीजिएगा इंडियन लिबरल फेडरेशन, यहाँ पे स्वराज पार्टी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करने के बाद नरमपंथियों ने कोई अलग पार्टी बनाई थी। और वो नरमपंथी कौन थे? तो आइए समझते हैं यहाँ पे कि मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हो जाता है। सूरत अधिवेशन में पहले ही हो चुका होता 1907, जहां पे उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य निष्कासन हो गया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। 1907 में तो उग्रवादी अलग हो जाते हैं, लेकिन इस बार 1900 मतलब ये जो चल रहा है 1919 के बाद का, तो यहाँ पे उदारवादी कांग्रेस को छोड़ देते हैं, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। तो ध्यान दीजिएगा अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कौन करता है? तो SN बनर्जी। और इनकी एक पुस्तक है बहुत फेमस ही है, अ नेशन मेकिंग, यानी कि द नेशन मेकिंग, यानी कि राष्ट्र का निर्माण करना। और अगला प्रश्न है 18 नंबर पे, तो समझते हैं इसको। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बनाना है। तो इंडिपेंडेंट पार्टी जो थी उसमें अगर आप देखोगे तो एक तो मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे और मोतीलाल नेहरू जी, ये दोनों ही इसमें सही उत्तर हो जाएंगे, 2 और 4। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया। मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा के संस्थापक भी थे। 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की, और मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। तो फोकस करना है कि इंडिपेंडेंट पार्टी में भी मोतीलाल नेहरू शामिल थे और स्वराज पार्टी में भी ये शामिल थे, तो दोनों में ही शामिल थे। 19 प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया स्पीकर के रूप में? तो विट्ठल भाई पटेल, जो कि स्वराज पार्टी से संबंधित थे, और इनको 1925 में चुना गया था। और यही इनकी मुख्य रूप से जो है कि क्या थी, सफलता थी स्वराज पार्टियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल नहीं, विट्ठल भाई पटेल जो उनके बड़े भाई हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? CR दास, MR जयकर, मोतीलाल नेहरू या विट्ठल भाई पटेल? तो आप देखेंगे कि CR दास और मोतीलाल नेहरू तो 1923 में जो है कि संस्थापक होते हैं स्वराज पार्टी के, लेकिन यहाँ पे 1925 में विट्ठल भाई पटेल को ये सफलता मिलती है स्वराज पार्टियों की तरफ से कि इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और अगला हम देखते हैं क्या है, हमारा नया टॉपिक है हमारा इसमें साइमन कमीशन। तो चलिए हम इस पे भी जो है कि रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा साइमन कमीशन के साथ 1927 लिखा है, जबकि आप पढ़ते हैं 1928। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लंदन में जब इसकी नियुक्ति की जा रही थी तो 1927 का समय था, लेकिन जब ये वहाँ से भारत निकलता है और भारत की यात्रा पर आता है तो भारत आते आते ये मार्च 1928 में आता है। इसलिए दो अलग अलग प्रश्न बनते हैं कि साइमन कमीशन की अगर नियुक्ति पूछी जाती तो 1927 नवंबर 1927 में की गई थी, और जब अगर बात पूछी जाती है कि साइमन कमीशन भारत कब आया तो मार्च 1928 यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसके नोट्स पे चर्चा करते हैं। पहले वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में लिखा हुआ था कि 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था,
और आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा, उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक इसने प्रगति की या नहीं की। और नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग, ये इसका दूसरा नाम है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी अगर मान लीजिए इस प्रश्न को पूछ लिया गया इस तरीके से तो शायद आप लोग ना कर पाएँ। तो भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति की गई और तत्कालीन कंजर्वेटिव पार्टी प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन द्वारा की गई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे और सातों ही अंग्रेज थे। चूंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे, इनमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन यानी कि गोरे लोगों का कमीशन कहकर बहिष्कार किया और विरोध किया। तो अब यहाँ पर एक बात आपको बतानी थी कि जो 1919 का अधिनियम था ये खुद ही 1921 में लागू हो रहा है। 2 साल हो गए इसको लागू होने में, लेट हो गया, और उसके बाद 1927 में ही कर दिया गया। तो देखा जाए तो टोटली 6 वर्ष ही तो केवल काम कर पाया 1919 का अधिनियम, और 6 वर्ष पे आप समीक्षा करो, जबकि लिखा था कि 10 वर्ष पे। तो देखा जाए तो नियम के हिसाब से 1919 के अधिनियम की समीक्षा ही 1929 में होनी चाहिए थी और 10 वर्ष सब होते, लेकिन ये लागू 1921 में हुआ। 2 साल लेट लागू हो रहा है और 2 साल पहले ही आप 1929 की जगह 27 में ही गठन कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये 6 वर्ष की समीक्षा कर रहा है और शायद 6 वर्ष की समीक्षा के आधार पर ही ये आगे कहते हैं कि अभी केंद्र में उत्तरदायी सरकार देने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो आप देखेंगे कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था और साइमन कमीशन की अध्यक्षता सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में एक श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली, वो खुद इसमें एक श्रमिक दल के रूप में शामिल थे यहाँ पे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया और 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बंबई पहुंचा तो देशव्यापी उसे हड़ताल का आयोजन किया गया और उसके विरोध में जो है कि नारे लगे बहुत सारी चीज़ों के। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन कमीशन गो बैक यानी वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए और इसी कड़ी में हमारे लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और लाला लाजपत राय जो कि 1865 से 1928 तक पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता रहे थे और इसी दौरान इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व किया, जिसके कारण इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई थी, या दूसरी भाषा में कहें कि शेरे पंजाब, यानी शेर था ये पंजाब का। और साइमन कमीशन जो कि 1927 के प्रत्युत्तर में एक नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी, जिसमें भारत के एक डोमिनियन संविधान का खाका खींचा गया था। ध्यान दीजिएगा, संविधान तो था लेकिन डोमिनियन था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे। जब आपसे पूछा जाता है ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में, तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने की थी और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव बने थे। यानी 2 मुस्लिमों सहित 9 लोग इस समिति के सदस्य थे, यानी 2 मुस्लिम भी शामिल थे इसमें। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पे डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा की बात ही कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा गया। यानी जो प्रक्रिया आपने 1909 में स्वीकार कर ली थी मार्ले मिंटो के सुधार में, उसको समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात रखी गई थी, यानी ये प्रस्ताव रखा गया था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधानों में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान था। तो ये ध्यान देना कि मौलिक अधिकार की जो पहल की गई थी वो इसी में की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, वो जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, उसमें क्या बात की गई थी कि हमें डोमिनियन स्टेट से ही मिल जाए, यानी कि हमें दोहरा दर्जा मिल जाए। हम अपने आंतरिक मामलों का देख रेख भारतीय लोग करेंगे और जो वैदेशिक मामले होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उसे अंग्रेज देख लें। तो इसी के खिलाफ जाके 1928 में नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया कि हम डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, हमें तो पूरी स्वतंत्रता चाहिए। और शायद इसी का प्रभाव था कि 1929 में जब लाहौर अधिवेशन होता है, जहां जवाहरलाल नेहरू खुद अध्यक्ष बनते हैं, तो वहां पे वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो समझते हैं, हम आगे देख लेते हैं इसको। और चलिए, अब वो तो नोट्स यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इससे संबंधित कुछ MCQs हैं, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। देखिए, इस प्रश्न को देखें कि किस वर्ष पूछा जा रहा है, तो 1928 में आया था। ठीक है, अभी हम आगे एक दूसरे प्रश्न को भी देखेंगे।
हमने अभी यही चीज़ को जो है कि पूरा रिपीट किया था 1919 में 10 वर्ष की समीक्षा होने के लिए इसका गठन किया गया था। हालांकि नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया, नियुक्ति की गई और इसमें कुल टोटल 7 सदस्य थे जो सभी के सभी अंग्रेज थे। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसको श्वेत कमीशन करके पुकारा गया, यानी बहिष्कार किया गया। और 3 फरवरी 1928 को ये सबसे पहले बम्बई पहुंचा था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? क्यों हुआ भाई? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, यह भी नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले स्तर पर विरोध इसीलिए हुआ कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, यानी आप भारतीयों के प्रशासन की जांच कर रहे हो और इसमें भारतीयों को शामिल ही नहीं किया गया। देखिए, अब तीसरा प्रश्न अलग तरीके का है कि साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो यहाँ पे आप 1928 नहीं बल्कि 1927 करोगे। इसकी नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। अगला प्रश्न, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो जो प्रशासनिक सुधार था, यानी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसकी समीक्षा या इस पर विचार करने के लिए ही वो भारत आया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था भाई? क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था? तो इसका जो उदारवादी दल की बात की जाए तो सर जॉन साइमन खुद एक उदारवादी दल में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? यानी कि भारतीयों को बाहर रखा था, किसने कहा था? लॉर्ड इरविन ने कहा था। क्योंकि लॉर्ड इरविन आगे चल के 1931 में जो है कि भारत के गवर्नर भी बनेंगे, तो इन्होंने ही कह दिया था कि किसी भी भारतीय को आप मत रखिएगा इसमें। तो समझते हैं, कुछ पुस्तकों और वेबसाइटों के अनुसार कहा जाता है कि लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने अपनी जो राइटिंग एंड स्पीच दी थी उनमें कहा गया था कि साइमन कमीशन ने भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने दिया था। और उल्लेखनीय कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। इनमें कोई भी सदस्य भारतीय न होने के कारण ही विरोध प्रदर्शन यहाँ पर व्यापक स्तर पर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, यह भी सही है, इसीलिए इसके बहिष्कार को भी होना पड़ा। और यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं कि और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइमन कमीशन के संबंध में सही कौन सा है और दिए गए कूट से उत्तर आपको बताना है। उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, या यूँ कहें कि समीक्षा के लिए की गई थी, तो हम कहेंगे बिल्कुल। तो पहला सही हो जाएगा। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थी, यह भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी या भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, तो यह भी सही है। अब यहाँ पे बात आती है कि संघीय प्रकार की सरकार, तो देखिए यहाँ पे उसने संघीय प्रकार की कोई सरकार की बात नहीं की थी, इसीलिए जो आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 2 3 4 दे ही नहीं रहा है, डी दे रहा है केवल, तो हम डी मान लेते हैं कि इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से समझते हैं। इसके ऊपर के तो ये पूरी सेम प्रक्रिया वही है कि सुधार वगैरह के लिए आता है। तो 1927 में जब इसका गठन होता है और जब ये ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य जब भारत आते हैं और इसके अध्यक्ष बनाए थे सर जॉन साइमन, और कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय नेताओं द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। और साइमन आयोग का जो प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना को और तथा उसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी और कमीशन जहां भी जा रहा था वहां पूर्ण हड़ताल और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे, यानी कि साइमन गो बैक। और अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। समझिएगा कि प्रांतों में जो द्वैत शासन चल रहा था, जो 1919 के अधिनियम से शुरू किया गया था, उसको उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की गई थी। तो ये आप बिल्कुल कहोगे कि हाँ, राज्यों में तो की गई थी लेकिन केंद्र में नहीं की गई थी, और वही ऑप्शन यहाँ पे सही भी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्रों में द्वैत शासन को प्रतिस्थापित कर दिया, उत्तरदायी सरकार गठित करने की बात की थी, और अन्य विकल्पों में साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं है। तो वो कहता है कि प्रांतीय सरकार जो है कि वहाँ पे द्वैत शासन समाप्त कर दो, इसीलिए 1935 का जब अधिनियम आएगा तो वहाँ से क्या होता है, प्रांतीय स्वायत्तता की बात आती है, अर्थात यहाँ पे द्वैत शासन समाप्त हो जाता है और उत्तरदायी सरकार स्थापित हो जाती है। लेकिन केंद्र में अभी भी जो है कि द्वैत शासन बना हुआ है, यानी यहाँ पर कोई भी उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था
नहीं की गई है। 11 प्रश्न है, लाला लाजपत राय जिसको हम पंजाब केसरी या शेर पंजाब कहते हैं, ये घायल हुए थे, कब घायल हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज से, और आगे चल के इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो समझते हैं यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए और जुलूस निकाले गए, और लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, और पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरता और पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। अगला प्रश्न 12 कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो यहाँ पे लाला लाजपत राय जी को जो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है कि साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, यह बात सही है। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए विरोध हो रहा था, यह भी सही है। तो ए आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बम्बई पहुंचा था, तो कमीशन में एक भी सदस्य अंग्रेज मतलब भारतीय नहीं था, सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे, और इसलिए इसका देशव्यापी विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। इस दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। यह प्रश्न मैंने आपको बताया भी कि यहाँ पे मोतीलाल नेहरू होंगे या जवाहरलाल नेहरू होंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1928 में यह बनाई गई थी। तो समझते हैं, साइमन कमीशन 1927 के काउंटर रिप्लाई में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका खींचा गया था, और सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव बने, और 2 मुस्लिमों सहित टोटल इसमें 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर साहब ने जो है कि औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सबसे पहले। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए व्यक्तियों में पंडित नेहरू जी जो मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट्स हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। अब प्रश्न में उनके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया गया है जो इससे संबंधित नहीं थे, इसीलिए तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे इसमें शामिल थे, इसलिए भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी, तो इनको ही उत्तर मान लिया गया सही। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की बात ही नहीं थी, बल्कि डोमिनियन स्टेट्स की बात थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन की बात की गई थी, यह सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 2 और 3 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया था। 17 प्रश्न है, 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे और जयप्रकाश सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि ये लोग जो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेट्स की बात रखी गई थी इससे नाखुश थे, और इन्होंने फिर पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज की बात रखी थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम जो है कि कोई भी डोमिनियन स्टेट्स नहीं लेंगे, तो इसीलिए इन्होंने अलग हो गए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इस लीग का उद्देश्य था कि डोमिनियन स्टेट से आगे बढ़ के हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे, न कि हमें जो है कि डोमिनियन स्टेट चाहिए। 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और भारत में संवैधानिक व्यवस्था जो इसका विषय था। और अगले प्रश्न को देखते हैं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव रखे थे? तो 1928 के बाद जो 1929 का अधिवेशन हुआ था इनका, उसी में इन्होंने यह प्रस्ताव रखे थे। और सामान्यतः यह मुस्लिम लीग ने जो है अपने 1928 की नेहरू रिपोर्ट के विपक्ष में रखे थे। यानी मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध के स्वरूप 14 सूत्री प्रस्ताव रखे थे। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी, जो 14 सूत्री मांग थी जिन्ना की। 20 प्रश्न है। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? तो 1928 में जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी उसके विरोध में यहाँ पे किया गया था। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आंसर दे रहा है इसका। तो सी हो जाएगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे और फलतः जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया। तो आइए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो 1929 में आता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। तो हम इसको भी इसी टॉपिक में कवर करते हैं इसी क्लास में, क्योंकि पेपर आप लोगों के बहुत नज़दीक हैं और क्लास को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है ताकि मैराथन भी आपको इसकी मिल सकें और आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो समझते हैं यहाँ पे। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। तो ये जो बात थी किसने कही थी 21 के अधिवेशन में? अहमदाबाद में मौलाना हजरत मोहानी ने, और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। हालांकि 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष C.R. दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले, अन्यथा कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा उन्हें। तो ये 1 वर्ष का अल्टीमेटम दिया गया था और निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने पर दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। ध्यान देना, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जा रहा है। और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा और कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यहीं से ये 26 जनवरी का जो दिन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने लगा। और क्या इम्पॉर्टेंस थी इसकी कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है, पूर्ण स्वाधीनता के रूप में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो 31 दिसंबर 1929 को घोषित किया गया संकल्प कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है, नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है, शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, और अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी, या सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे कह सकते हैं आप, कि ये कांग्रेस के उसमें लक्ष्य में रख दिया गया था। तो आइए अब हम इस पर कुछ प्रश्न भी करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये मौलाना हजरत मोहानी जी, जिन्होंने 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस समय इन्होंने ये चीज़ें बोली थी। जैसे 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त और संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए, और यही कांग्रेस का लक्ष्य माना जाना चाहिए। हालांकि 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद के अधिवेशन अध्यक्ष C.R. दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर, हजरत मोहानी साहब थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ए आंसर हो जाएगा 1929 की। यहाँ पर पहली बार जो है कि इसकी बात की गई थी 1929 में।
आप समझते हैं यहाँ पे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि 1 वर्ष में अगर आप नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करते हैं तो ठीक, अदरवाइज हम जन आंदोलन शुरू कर देंगे। और निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला, जिसके बाद दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का जब घंटा बजा 12 बजे का, तो कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी को पूरे वर्ष प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये यहाँ पे निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था किस नाम से? तो पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से जाना जाता था। और आज वर्तमान में 1947 के बाद गणतंत्र दिवस हम इसे कहते हैं। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था? 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज का दिन घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये कब हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस झंडे को फहराया था। और फिर पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो आप देखोगे कि लाहौर अधिवेशन की 1929 में इन्होंने सबसे पहले की थी अध्यक्षता। हालांकि आगे चल के फैजपुर की अध्यक्षता भी यही करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। ये नहीं था, ये तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में था। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। ऐसा भी नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे केवल सही हो जाएगा कि केवल एक स्टेटमेंट सही है। और ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं एक्सप्लेनेशन में, वही चीज़ें जो हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। और 14 प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो यहाँ पर इसे घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो लाहौर में की थी। कहाँ की थी? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। 17 प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इसमें जो है कि संकल्प में शामिल नहीं था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी या अस्पृश्यता उन्मूलन। तो डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था, बल्कि जो लक्ष्य रखे गए थे आप उसे समझिएगा। पहला था गोलमेज सम्मेलन में कोई लाभ नहीं है, नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना को समाप्त किया जाता है, तीसरा स्वराज शब्द का अर्थ होता है पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता, और चौथा अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी तब नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। हालांकि संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख कहीं भी नहीं था। और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। वैसे वर्ष 1921 में जो कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति भी होनी चाहिए, ये 1921 में ही पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 18,
पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की जो किसने प्रस्तुत किया था, तो JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। लिखा है कि पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य है। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। ध्यातव्य हो कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया था और जिसमें केवल डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। तो ये यहाँ पर टॉपिक था दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।